एसडीएम सोचा था, चाहती थी अभी मैनिफेस्ट। लग रहा है कि एसडीएम बन गई हैं आप। अभी तो अभी तो प्रोसेस कर रहे हैं कि हाँ हो गया है, अच्छा, धीरे धीरे लगेगा। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। उस दिन मेरे पापा भी हिम्मत हार जाते और सपोर्ट खींच लेते तो आज मैं आप लोगों के सामने नहीं कुछ होती। कहने लायक ही नहीं होती। इन्होंने मुझे, दोनों ने कलम पकड़ाई, चूल्हा चौका चूड़ी नहीं पकड़ाई। अच्छा, और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने मेरे पे भरोसा दिखाया कि मैं कर सकती हूँ। उन्होंने जितना मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ने के लिए प्रमोट किया। कभी ऐसा लगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब छोड़ ही देते हैं, इतना दिन क्यों दे एक नौकरी के पीछे? मतलब ऐसी सिचुएशंस आई, बहुत बार आई। इनफैक्ट बीइंग अ गर्ल, सोसाइटी में शादी कराने का प्रेशर पता नहीं क्यों सबको इतना ज़्यादा होता अपने है। घर वालों से ज़्यादा दूसरों को होता है। मतलब शायद पेरेंट्स उतनी हिम्मत नहीं हारते हैं, हाँ। लेकिन दूसरे उनको इतना फोर्स कर देते हैं कई बार। दोस्तों, बीपीएससी की तैयारी तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि सीटें भी सीमित होती हैं। बहुत लोगों की तैयारी भी उस लेवल की नहीं होती है, लेकिन चाहते सभी लोग हैं कि हम भी एसडीएम बने, हम भी डीएसपी बने। और अभी आपके कैमरा के फ्रेम में जो लड़की दिख रही हैं, ये अभी एसडीएम बन चुकी हैं। जी हाँ, इनका नाम उपासना शर्मा है और बीपीएससी में 9th रैंक ला चुकी हैं, 70th बीपीएससी में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है अभी? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है इतने सालों का स्ट्रगल सब वर्थ इट था। अच्छा, मतलब रिजल्ट आ गया तो इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। सोचा था कि एसडीएम बन जाएंगे? एसडीएम सोचा था, चाहती थी अभी मैनिफेस्ट। लग रहा है कि एसडीएम बन गई हैं आप। अभी तो अभी तो प्रोसेस कर रहे हैं कि हाँ हो गया है, अच्छा, धीरे धीरे लगेगा। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, कैसे शुरुआत किया था आपने? रैंक कौन सा है और पोस्ट एसडीएम मिला है आपको? हाँ जी, रैंक 9 है मेरा। अच्छा, और एसडीएम का पद मुझे मिला है। अच्छा, उम्मीद था कि 9th रैंक आएगा? अब मैं सिंगल डिजिट चाहती थी, ये तो पता था टॉप 100 में तो डेफिनेटली आ रही हूँ। मैनिफेस्ट कर रही थी कि सिंगल डिजिट रैंक आ जाए और फॉर्चुनेटली आ गई। तो पहला फोन किसको किया आपने जब देखा कि रैंक 9 है? पहला फोन किसको किया रिजल्ट आने के बाद? सबसे पहला फ़ोन मैंने अपनी दादी को किया था, क्योंकि मम्मी पापा और भाई तो मेरे साथ में थे। अच्छा, दादी मेरे पास में नहीं थी, तो उनको पहला फ़ोन करके उनको बताया मैंने कि डिप्टी माहौल कलेक्टर नॉर्मल की था दादी घर बन का? गई है। अच्छा। तो बाकी जैसे बीपीएससी की अगर बात करें, बहुत लोग तैयारी करते हैं, बहुत लोग, किसी का प्री हो पाता है, किसी का मेंस हो पाता है, कोई इंटरव्यू तक जाता है। कैसे स्टार्ट किया था आपने? कितने दिनों का सफ़र है आपका बीपीएससी का? देखिए, बीपीएससी का सफ़र तो मेरा ये एग्ज़ाम ड्यूरेशन का ही था। प्रीलिम्स से लेके ये मान लीजिए अक्टूबर 2024 में जब फॉर्म फिल किया था, तब से मैंने बस प्रीलिम्स की तैयारी की और इसी प्रोसेस में मैं करती चली गई। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि बस इतना ही सफ़र था, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी मैं काफ़ी सालों से कर रही थी। 2018 में मैंने शुरू किया था, तो ऑलमोस्ट 8 साल से मैं इसी प्रिपरेशन जोन में हूँ। 8 साल से बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं? यूपीएससी की तैयारी कर रही यूपीएससी थी। की भी? लेकिन अक्टूबर 2024 में नोटिफिकेशन आई थी बीपीएससी की। एक उम्मीद जगी, तो सोचा कि बिहार क्यों नहीं, और एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी। अच्छा, बेसिकली कहाँ की रहने वाली मैं हैं? दिल्ली की रहने वाली हूँ। फिलहाल गाजियाबाद में रहती हूँ। अच्छा, जैसे प्री की बात करें, मेंस की बात करें, क्या एक साथ प्री मेंस सबका तैयारी एक साथ होना चाहिए या प्री का अलग, मेंस का अलग, ऐसा सेक्शन वाइज तैयारी होना चाहिए? देखिए, तैयारी तो अब हमारा जैसा पेपर आने लगा है, चाहे वो मेंस हो चाहे प्री हो, आपको ना एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो चाहिए ही चाहिए। फैक्चुअल पेपर भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो वो आता है जब आपका एक बेस स्ट्रांग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरी तैयारी प्रीलिम्स की तो सेल्फ स्टडी से रही। जो बुक सोर्सेज मैंने यूज़ किए, ज़्यादातर स्टैंडर्ड सोर्सेज थे। मैंने उसमें ऐड ऑन क्या करा, स्पेसिफिकली वो था बिहार के पीवाईक्यूज़। बीपीएससी के पीवाईक्यूज़ मैंने बहुत ज़्यादा लगाए। बिहार स्पेशल मैंने बहुत अच्छे से, मतलब दिल से पढ़ा, सच बोलूँगी। स्टेट के बारे में बहुत सारी वीडियोस देख के पढ़ना सीखना और फिर बुक्स में पढ़ना। तो बिहार को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा और उसके अलावा पेपर को एनालाइज मैंने बहुत अच्छे से किया, इस बार मैं ये बोलूँगी। तो पीवाईक्यूज़, रिवीजन, अपनी बुक लिस्ट को छोटा रख के और इस तरीके से मैंने तैयारी की, तो मेरे लिए प्रीलिम्स थोड़ा सा ईजी हो गया। अच्छा, और मेंस के लिए? मेंस के लिए मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। मतलब शायद मैंने लगाए होंगे 40-45 टेस्ट तो मैंने लिखे ही होंगे, आई एम श्योर। 40-45? बिल्कुल। मतलब
कुछ सेक्शनल थे, कुछ फुल लेंथ थे। ऑलमोस्ट 18 फुल लेंथ टेस्ट मैंने लिखे थे, हर पेपर के 6-6, एसए के 6, GS1 के 6, और ये तो इस तरीके से बेसिकली जो मेरी टेस्ट सीरीज़ थी वो इस तरीके की थी कि हर वीक में 2 टेस्ट होते थे सेक्शनल, शाम में संडे या सैटरडे को रखे जाते थे। उस पर्टिकुलर टाइम में वो टेस्ट मिलता था, हमें वो लिखना है और सबमिट करना है। तो इस तरीके से ना उस ड्यूरेशन में जो 3 महीने ये वाली प्रैक्टिस चली, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारे आंसर्स बन गए। उसके अलावा जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे कि कोई पर्टिकुलर न्यूज़ है जिस पे क्वेश्चन नहीं बना है लेकिन मुझे लग रहा है कि आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल महाकुंभ भी मैंने प्रिपेयर किया हुआ था, वो उसमें आया। इंडिया US में एक तो खाली इंडिया से रिलेशन पढ़ लो आप, एक था कि ट्रम्प का कैसा क्या चीज़ें उस समय पे चल रही थी। तो इस टाइप के सब टॉपिक्स मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। मेरे पास में ये मैटर था कि अगर आएगा तो 38 मार्कर आएगा तो कैसे लिखना है, अगर 7 मार्कर है तो कैसे लिखना है, 8 मार्कर है तो कैसे लिखना है। उसके अलावा मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस किया। मेरा टारगेट था कि हर क्वेश्चन में मैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन, प्रॉपर कंक्लूजन, बेसिक प्रॉपर बॉडी हो, एक माइक्रो डायग्राम हो, एक मैक्रो डायग्राम हो। माइक्रो डायग्राम से मेरा मतलब है समझाने के लिए कि एक छोटा डायग्राम, चाहे उसमें मेरे को कुम्हरार पैलेस बनाना पड़े, या मुझे कोई केव दिखानी हो, या मुझे कोई बात को डायग्राम के थ्रू कहना हो, और एक मैक्रो डायग्राम हो जिसमें फ्लो चार्ट हो, पॉइंट्स को और ब्यूटीफुली मैं कैसे लिख सकती हूँ। तो मैंने रिप्रेजेंटेशन पे काफ़ी काम किया। देखिए लड़की हैं तो राइटिंग तो अच्छी होती है हमारे पास में, एक एडेड पॉइंट, लेकिन उसके अलावा भी मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत बहुत फोकस किया। तैयारी खुद से किया आपने या कहीं कोचिंग क्लासेस का सहारा लिया? मेंस के और इंटरव्यू के लिए मैंने काफ़ी सारे रिसोर्सेज यूज़ किए। IAS PCS वॉरियर्स की मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने बहुत टाइम बाउंड मैनर में 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। मैंने बहुत अच्छे आंसर्स बना लिए, बहुत अच्छा कंटेंट मैंने क्रिएट कर लिया, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो मेरे को रिसोर्स था उसी से बनाया। मैंने इकोनॉमिक सर्वे से लेके, बजट से लेके, जो जहाँ से मैं ऐड कर सकती थी, कोई रैंक्स डालने हैं, कोई इंडाइसेस डालने हैं, मैंने वो अपने आंसर्स को बहुत एनरिच किया है। कहीं चैट GPT यूज़ किया है, कहीं गूगल से कुछ रिपोर्ट्स उठा के वो डाली हैं, या कोई कमीशन की रिपोर्ट है, कुछ भी इस तरीके से मैंने बहुत एनरिच किया है। जहाँ से आपको जो लगा कि ये फायदा दे सकता है, तो आपने ले लिया। आंसर में कुछ यूनिक डेफिनेटली डालने की कोशिश की है। मेरी कोशिश थी कि बिहार का मैप जिस क्वेश्चन में बना सकूं, या इंडिया का मैप बना सकूं। इस तरीके से मैंने मतलब आंसर्स को बनाने में काफ़ी मेहनत की। तो जब फाइनल डे पे मुझे आंसर लिखना पड़ा तो मेरे बहुत ईजी था मेरे लिए मतलब उस जोन में रहना। दूसरा स्टेज था मेरा, पहले बेस्ट कंटेंट बनाया, फिर टाइम पे मैंने काम किया कि टाइम बाउंड मैनर में, कि 4 मिनट में मुझे क्वेश्चन लिख देना है, 7-8 मार्कर, या मुझे बड़े वाला क्वेश्चन कितने मिनट में लिखना है। मैंने उस पर काफ़ी काम किया। तो इस तरीके से मीन्स दूसरा मैंने IAS वैली ज्वाइन किया था। उनका सनहार बैच था जो मेंस का मटेरियल प्रोवाइड कर रहे थे और क्लासेस भी लेते थे। इनफैक्ट सर ने क्लासेस भी ली हैं मेंस के ड्यूरेशन में भी। तो वो तो मैं सारी तो नहीं ले पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा खुद से पढ़ना होता है, वो टाइम मुझे चाहिए था अपने लिए। बट अदरवाइज़ उनका जो कंटेंट था वो मार्केट में सबसे बेस्ट लगा मुझे। अच्छा। और अब ये कंटेंट भी तो सबके पास था ना, जितने लोगों ने वो बैच ज्वाइन किया। तो मेरा टारगेट था कि इसको भी मुझे 100 से 120 पे करना है। तो जो मैंने आपको पहले बताया कि मैंने उसको एनरिच किया, उसमें नए पॉइंटर्स डाले, या कुछ ऐड ऑन किया, कुछ एक यूनिकनेस डाली उन आंसर्स को बनाने में। तो पहले ही सर जैसे हमें इंट्रो में ये डाल दो देते थे, लेकिन अब मुझे पता है कि सब यही डालने वाले हैं, तो कुछ तो यूनिक मुझे करना होगा ना। सबके जैसा कर लिया तो सबके जितने नंबर आएंगे। तो उस पर मैंने काम किया। अच्छा, जैसे 8 सालों का जर्नी है आपका UPSC से लेकर के BPSC तक, कभी ऐसा लगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब छोड़ ही देते हैं, इतना दिन क्यों दे एक नौकरी के पीछे? मतलब ऐसी सिचुएशंस आई, बहुत बार आई। इनफैक्ट बीइंग अ गर्ल, सोसाइटी में शादी कराने का प्रेशर पता नहीं क्यों सबको इतना ज़्यादा होता है। अपने घर वालों से ज़्यादा दूसरों को होता है। मतलब शायद पेरेंट्स उतनी हिम्मत नहीं हारते हैं, लेकिन दूसरे उनको इतना फोर्स कर देते हैं कई बार। तो एक टाइम आया था जब मतलब 2024 में मेरा UPSC का मैंने अटेम्प्ट दिया था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर जब वो नहीं हुआ तो सब ना धीरे धीरे करके सबकी हिम्मत टूट गई। मम्मी की टूट गई, भाई भी बोला कि दीदी बस करो, कब तक अपने आप को दुखी करोगी। दादी को भी लगा कि बस अभी तो कुछ और देख ले। अकेले पापा खड़े रहे। पापा ने बोला नहीं तू यही कर, तुझे यही करना चाहिए, तू कर लेगी। मतलब उन्होंने हिम्मत दिखाई। उन्होंने बोला 6 महीने और ट्राई कर।
तो दिसंबर 2024 में यूपी और बिहार दोनों का प्रीलिम्स था। मैंने अपनी जी जान पूरी लगा दी उसमें और दोनों एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हुए। उसके बाद मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि एग्ज़ाम मत दे, तैयारी छोड़ दे। मतलब पापा की परी बन के आपने दिखा दिया। बिल्कुल। अच्छा, तो बहुत सारी लड़कियां भी तैयारी के लिए सोचती हैं और उनको प्रेशर होता है। जैसे लड़कों के लिए तो उतना नहीं होता है, लेकिन आज भी समाज में लड़कियों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर है, खास करके शादी ब्याह को लेकर के या जल्दी जॉब को लेकर के। उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगी जिनको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, या उन गार्जियंस को क्या बोलना चाहेंगी जो सोचते हैं कि बस 2-3 साल लड़की को देते हैं, अब नहीं होता है तो शादी ब्याह कर देते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर उस दिन मेरे पापा भी हिम्मत हार जाते और सपोर्ट खींच लेते तो आज मैं आप लोगों के सामने नहीं कुछ होती। कहने लायक ही नहीं होती। शायद मेरी जो आज एक ऑरा बनी या जो भी मैं आज बन पाई हूँ, उनके एक सपोर्ट की वजह से ही बन पाई हूँ। वो अगर उस समय पुश नहीं करते तो मैं सारे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपकी बेटी सिर्फ पढ़ाई कर रही है और वो बनना ही चाहती है तो उसको प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि लड़कियाँ पढ़ेंगी तो जनरेशन्स चेंज होंगी, तभी डेवलपमेंट रियल टर्म्स में हो पाएगा। अच्छा, जैसे बुक लिस्ट को लेकर के, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे बुक्स फॉलो करते हैं, बीपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, लेकिन एक सटीक बुक लिस्ट क्या होना चाहिए? जैसे आपका 9th रैंक है, जैसे रिजल्ट लेना और रैंकर्स बनना दो बहुत बड़ी बात हो जाती है। टॉप 10 में आना और भी बहुत बड़ी बात है। आपने 9th रैंक हासिल किया है, क्या होना चाहिए बुक लिस्ट? अगर मान लीजिए कोई एकदम फ्रेश छात्र है, शुरुआत करना चाह रहा है बीपीएससी का तैयारी का, क्या करना चाहिए उसको? देखिए, जो बंदा नया आ रहा है तैयारी में, एक तो बिल्कुल भी आपको कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, पीडीएफ्स के पीछे नहीं भागना है। कोई भी आपको बोलेगा अरे ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं, कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले बेसिक सोर्सेज पे जाना है। पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत पढ़िए और पढ़ जरूरी के है एकदम? बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छा। एक एनसीईआरटी भी आती है, मतलब जब आप पॉलिटी उससे पढ़ लें तब आप एनसीईआरटी की तरफ जाएँ। तो मैं मिनिमम रखूँगी बुक लिस्ट यहाँ पे। पॉलिटी की किताब एम लक्ष्मीकांत, उसको बार-बार पढ़ें। जितनी बार पढ़ेंगे आपको लगेगा कुछ नया है, तो उसके एक नोट्स भी बना लें साथ में। इतनी मोटी किताब को इतना छोटा कर लें। वो आपको एनर्जी जो है ना, वो पहला महीना तो लगेगा उसमें, लेकिन वो आपको 4 घंटे में पॉलिटी रिवाइज़ करने लायक सिचुएशन में ले आएगी। फिर आते हैं ज्योग्राफी पे। एनसीईआरटीज़ लेनी है हमने। 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी हैं, ह्यूमन और जो फिज़िकल, और 12th की ह्यूमन और फिज़िकल, दोनों उसमें वर्ल्ड और इंडिया कवर हो जाते हैं। उसके बाहर कुछ मत करिए, इनफ है वो। इसके अलावा हिस्ट्री में मैंने जैसे तमिलनाडु स्टेट बोर्ड फॉलो किया था, उसकी बुक आती है एंशिएंट और मेडिवल के लिए, पुरानी वाली, वो मैंने फॉलो की थी। और मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, बट क्योंकि स्पेक्ट्रम बहुत हैवी बुक है और सब याद नहीं रह सकता, तो मैंने क्या किया था, वो बुक मैंने पढ़ ली थी। फिर मैंने एक उसकी शॉर्टकट बुक आती है, उसी के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, ला एक्सीलेंस करके, वो बुक मैंने पढ़ी। उसको बार बार, मतलब नोट्स की तरह मैंने उसको पढ़ा, और उसमें जो भी स्पेक्ट्रम में एक्स्ट्रा था और उसमें मिसिंग मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट है, किसी स्टेट पीएससी में आया, किसी यूपीएससी में, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, वो मैं उसमें ऐड कर लेती थी। तो इस तरीके से मेरी हिस्ट्री सॉर्ट हो गई। साइंस के लिए 9th और 10th की एनसीईआरटी की किताब बाय हार्ट कर लीजिए, मतलब डायरेक्ट लाइंस उठती हैं उसमें से। अच्छा। और एक अरिहंत पब्लिकेशन की आती है बुक जनरल साइंस की, वो मैंने फॉलो की थी। इकोनॉमी के लिए मेरा बैकग्राउंड था तो मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट देखिए नहीं माननी पड़ी, लेकिन अरिहंत पब्लिकेशन की ही एक जनरल इकोनॉमिक्स की किताब आती है, वो आप फॉलो कर लीजिए, इनफ है। उसके साथ में ऑनलाइन वीडियोस देख के हो जाएगा अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो। जैसे एक डॉक्टर यूपीएससी करके हैं, उनके इकोनॉमिक्स के लेक्चर मैंने कुछ देखे थे, तो ये था। 72वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होना है अभी, और जितने भी छात्रों को एग्ज़ाम देना है, खास करके टॉपर्स का वीडियो अभी बहुत ही देख रहे हैं कि टॉपर्स ने तैयारी कैसे किया, क्या किन चीज़ों को फॉलो किया, क्या किया कि रिजल्ट इतना अच्छा हुआ। कुछ बोलना चाहेंगे 22 बीपीएससी वालों से? मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने जो आपके रिसोर्सेज है ना, उनको क्रिस्प करिए। एक बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेंशन करनी रह गई थी, प्रीलिम्स के लिए ही, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है एक, इतनी मोटी बुक है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स बहुत छोटे छोटे करके दिए हैं। अच्छा। मनोहर पांडे की बुक आती है एक, अरिहंत पब्लिकेशन की, जनरल स्टडीज़ की। वो बुक मैंने, मतलब जो स्टैंडर्ड सोर्सेज करे वो तो करे ही, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए थी। इसके साथ में मैंने ये बुक फॉलो करी हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, साइंस, कुछ भी था, वो मैंने ज़रूर फॉलो करी, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा है ना कि आपको लूसेंट के हिसाब से भी रेडी रहना है,
वैसे मतलब बिल्कुल। उसके हिसाब से भी रेडी रहना है, और आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए। तो आप दोनों तरफ से अपने आप को सिक्योर करिए। और जो प्रीलिम्स अभी देने वाले हैं, आई थिंक 30-35 डेज तो अभी बचे हैं, तो इतने टाइम में आप जो भी सब्जेक्ट रिवाइज करिए उसके PYQs बार बार करिए। मतलब हमें लगता है कि PYQs करने से क्या होगा, आपका ना एक एक्यूमेंट डेवलप हो जाएगा। आपको जितनी बार आप क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद अपना सिलेबस पढ़ेंगे, तो एक ना आपको आइडिया लगने लगेगा कि क्वेश्चन बन कैसे सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, स्कोर कैसे बढ़ सकता है, एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन बना सकता है। जब आप एग्जामिनर की तरह सोचने लगेंगे तो आप अपने आप आंसर की तरफ जाएंगे। मैं एक बात कहती हूँ, प्रीलिम्स ना गेम ऑफ रिकॉग्निशन है। अच्छा। क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, सही नज़र चाहिए। तो अब ये सही नज़र बनानी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है, विच कम्स थ्रू प्रैक्टिस। तो बार बार रिवाइज करिए, बुक लिस्ट छोटी रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके PYQs करते रहिए। हमको लगता है कि आपके पूरे सफलता में आपके पिताजी का सबसे ज़्यादा योगदान है, जैसा आप बता भी रही हैं। अगर हमारे माध्यम से एक शॉर्ट थैंक यू अपने पिताजी को बोलना चाहें तो क्या बोलना चाहेंगी आप? मतलब पिताजी का तो है ही, मम्मी के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि इन्होंने मुझे, दोनों ने कलम पकड़ाई, चूल्हा चौका चूड़ी नहीं पकड़ाई। अच्छा। और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने मेरे पे भरोसा दिखाया कि मैं कर सकती हूँ। उन्होंने जितना मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ने के लिए प्रमोट किया। मैं भी PhD कर रही हूँ, और मतलब मैं एग्ज़ाम नहीं भी करती तो भी वो मेरे पढ़ाई के सपोर्ट में हमेशा से थे। तो मैं थैंक यू तो बहुत छोटा वर्ड है उनके लिए, मैं क्या ही मतलब उनको बोल सकती हूँ। जो हूँ उनकी वजह से हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा उपासना आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।